जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम अचीवर्स में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दर्पण और लेंसेज से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हमारे साथ साथ सॉल्व करते जाइए। और फ्रेंड्स, इसके अलावा भी मैं फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और वहाँ से आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी भी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? व्हाट इज़ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप? तो फ्रेंड्स, यौगिक सूक्ष्मदर्शी ऐसा सूक्ष्मदर्शी होता है जिसमें क्या होता है, दो लेंस के सेट होते हैं। एक नेत्राकार लेंस होता है और दूसरा नेत्रक, यानी कि एक ऑब्जेक्ट लेंस होता है और दूसरा आई पीस। ये दो तरह के लेंस का उपयोग किया जाता है यौगिक सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कौन से दर्पण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का। और क्यों किया जाता है? क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है, जिससे कि पीछे का जो एरिया है हमें ज़्यादा दिखाई देता है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? टिथ पेशेंट के लिए तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो अवतल दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो जितना आप उसको पास लेते जाओगे उतना वो ज़्यादा बड़ा इमेज दिखाई देगा, इसलिए जो अंदर का एरिया है वो ज़्यादातर डॉक्टर देख पाते हैं इस दर्पण के द्वारा। वाहनों में अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स? यहाँ पर हेडलाइट की बात करिए फ्रेंड्स, तो हेडलाइट में कौन सा दर्पण उसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर चित्र में देखेंगे तो जो स्पेरिकल मिरर होते हैं यानी कि गोली दर्पण, जिसमें हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, ये कॉनकेव और दूसरा पैराबोलिक, ये जो दो मिरर है इन दोनों का उपयोग आप हेडलाइट में कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में पैराबोला नहीं दिया है तो आपको टिक करना है कॉनकेव, लेकिन अगर पैराबोला दिया है तो आपको परवलय दर्पण पर ही टिक करना है। क्यों? क्योंकि जो पैराबोला का शेप होता है फ्रेंड्स कुछ इस तरह का होता है जिससे कि ज़्यादा हमें शार्प ऑब्जेक्ट से ज़्यादा जो है किरणें हमें प्रसारित दिखाई देती है कॉनकेव मिरर के कंपैरिजन में। इसलिए जो है ज़्यादातर पैराबोला दर्पण ही बनाया जाता है। अगर पैराबोला का ऑप्शन ना हो तो आप कॉनकेव पर टिक कर सकते हो। तो इसलिए इसका राइट आंसर हम ज़्यादातर मानेंगे पैराबोलिक। अगर नहीं दिया हो तो आप अवतल दर्पण पे भी टिक कर सकते हो। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो यूज टू शेव किस तरह के दर्पण का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो इमेज है क्या है, बड़ी दिखाई देती है। इनमें से कौन सा सही है? तो जो फ्रेंड्स फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/u + 1/v, ये जो रिलेशन है ये सही है। और ये क्या है, यहाँ पर ये फोकस दूरी होती है, ये वस्तु की दूरी और ये इमेज की दूरी होती है। तो इनमें जो रिलेशन होता है वो ये होता है। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? पेरिस्कोप बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो अगर चित्र में देखेंगे तो ये पेरिस्कोप होता है जिसमें दो दर्पणों का प्लेन मिरर्स यानी कि समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है जो एक दूसरे से 45 डिग्री पर होते हैं। वस्तु को देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंत स्थापित बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करता है। तो किसकी तरह व्यवहार करता है फ्रेंड्स? ये अगर आप चित्र में देखोगे तो ये कांच है और कांच के अंदर एक वायु का जो बुलबुला है वो किसकी तरह काम कर रहा है? यहाँ पर जो किरणें हो रही है वो क्या हो रही है, फैल रही है। तो फ्रेंड्स ये किसकी तरह कार्य करेगा? अपसारी लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस, जिसमें क्या होती है, जो प्रकाश की किरणें फैल जाती है उसे अपसारी लेंस कहा जाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है? तो ये मनुष्य की आंख का चित्र है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स यहाँ पर बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? रेटिना यानी दृष्टि पटल। रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना जो प्रतिबिंब बनाता है वो फ्रेंड्स कैसा बनाता है? वास्तविक बनता है, उल्टा और छोटा बनता है। किस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम ऊंचाई पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? वस्तु की ऊंचाई की आधी। जब कोई वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच में रखी हो तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? तो दो समांतर दर्पणों के बीच में वस्तु को रखने पर उनमें जो प्रतिबिंब है अनंत बनते हैं, क्योंकि जो दर्पण है उनसे जो इमेज है रिफ्लेक्ट होती ही जाती है और ख़त्म ही नहीं होती है, इसलिए अनंत इसमें प्रतिबिंब बनते हैं, इमेजेस बनती है। दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो फ्रेंड्स इस तरह से 90 डिग्री के एंगल पर दो दर्पण यहाँ पर रखे हुए हैं और यहाँ पर अगर मोमबत्ती रखी जाए तो मोमबत्ती के यहाँ पर कितने प्रतिबिंब मिलेंगे फ्रेंड्स? 3 प्रतिबिंब मिलेंगे।
जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच में कितना कोण होना चाहिए, तभी मैंने बताया कितने डिग्री पर रखे होने चाहिए, 90 डिग्री के एंगल पर। यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पणों को 60 डिग्री के कोण पर रखता है तो उसके बीच खड़ा हो जाता है, तो किसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो फ्रेंड्स इतने प्रतिबिंब हम इमेजिन करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है कि जो 360 डिग्री है उसको आप कोण से डिवाइड कर दीजिए 60 डिग्री के, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ये प्रतिबिंबों की संख्या है, लेकिन अगर ये इवन होती है यानी कि सम होती है तो इसमें से आपको एक माइनस करना होगा, तो आपके रियल प्रतिबिंबों की संख्या आ जाएगी। इवन है तो यहाँ पर एक माइनस करना पड़ेगा, तो आपको कितने प्रतिबिंब मिल जाएंगे, 5। और अगर यहाँ पर ऑड होता जैसे कि 3 और 1, तो प्रतिबिंब में से 1 माइनस करने की ज़रूरत नहीं होती, वही का वही उसका आंसर होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिसारी लेंस वो होता है, तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है। फ्रेंड्स अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो प्रकाश की किरण जहाँ पर एकत्रित करने वाला जो काम करता है वो होता है कन्वर्जिंग लेंस यानी कि अभिसारी लेंस। तो जो कि जिसका काम क्या होता है फ्रेंड्स, किरणों को एकत्रित करना यानी कलेक्ट रेस। अपसारी लेंस वो होता है जो डाइवर्जिंग लेंस की बात करें, तो डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, ये कन्वर्जिंग लेंस जो एक जगह इकट्ठी करता है, और डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है, जो प्रकाश किरणें हैं उनको फैला देता है। तो इसका काम क्या होता है, किरणों को फैलाने का। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे कि किस तरह से, अवतल दर्पण। तो पानी में जो हवा का बुलबुला है कॉन्केव मिरर की तरह काम करता है। डायप्टर किसकी इकाई, तो फ्रेंड्स डायप्टर किसकी यूनिट है, लेंस की क्षमता की, द पावर ऑफ लेंस। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, तो फ्रेंड्स धूप के चश्मे की जो सनग्लास की एबिलिटी होती है वो 0 डायप्टर होती है, क्योंकि इसमें हमें इमेज बड़ी या छोटी नहीं बनाना है, हमें नॉर्मल ही रखना है, इसलिए उसकी जो क्षमता है वो 0 डायप्टर रखी जाती है। एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी। तो जो फ्रेंड्स क्षमता का फॉर्मूला होता है वो फोकस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बराबर होता है। तो यहाँ पर फोकस लेंथ 1/25 सेंटीमीटर दे के रखी हुई, सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 चौक 100। तो इसकी जो पावर आएगी वो कितनी आएगी, 4 डायप्टर आएगी, लेकिन प्लस में आएगी क्योंकि यहाँ फोकस दूरी भी प्लस में है, इसलिए पावर भी प्लस में आएगी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी, तो 1/02 करेंगे तो इसकी यहाँ पर क्षमता आ जाएगी। और अगर इसको हम यहाँ पर पॉइंट हटा के करेंगे तो 2 5 10, तो कितनी आएगी, 5D, और प्लस में आएगी क्योंकि फोकस दूरी प्लस में दे के रखी है। यदि किसी एनक लेंस का पावर +2 डायप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो 1/2 अगर हम करेंगे तो कितनी मिलेगी हमें यहाँ पर 0.5 मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 550 सेंटीमीटर इसका आंसर हमें मिलेगा। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता में क्या परिवर्तन आता है, तो फ्रेंड्स जब उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो पानी का अपवर्तनांक क्या होता है, हवा के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है। और हमें पता है कि जो फोकस दूरी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, μ-1 1/r1 - 1/r2। तो r1 और r2 में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन म्यू में परिवर्तन आ जाता है, तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ेगा फोकस दूरी में क्या आएगी, कमी आएगी। तो उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाएगा तो उसका अपवर्तनांक बढ़ जाएगा, और यहाँ पर बढ़ने से फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है, तो जो फिल्म होती है वो रेटिना की तरह काम करती है जहाँ पर इमेज बनती है। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग में लाया जाता है, तो फ्रेंड्स कैमरे में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी होती है, तो ये किस कारण से होती है, इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इसे कहा जाता है प्रेसबायोपिया। आइरिस का क्या काम होता है, तो फ्रेंड्स आइरिस जो होती है उसका काम क्या होता है, आँख में आने वाली जो प्रकाश की मात्रा है उसको नियंत्रित करना। और आइरिस क्या होती है आपको आगे मैं बताती हूँ, वीडियो को देखते जाइए, आपको आगे पता चल जाएगा आइरिस क्या है। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, तो फ्रेंड्स किसके द्वारा, आइरिस के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है, अभी हमने देखा। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, कौन से भाग को ट्रांसप्लांट किया जाता है फ्रेंड्स, कॉर्निया को। तो जो ये वाला पार्ट होता है आँख का, ये वाला भाग, इसे ट्रांसप्लांटेशन इसका किया जाता है। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित हो जाती है, नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो भाग होता है रेटिना जहाँ पर इमेज बनती है, और उसके बाद वो कहाँ पर, नर्व में कन्वर्ट हो जाती है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स 25 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। यदि व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है, तो दूर की वस्तु को नहीं देख पाने को क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया।
दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो मायोपिया वाला व्यक्ति क्या देख सकता है, उसे दूर की वस्तु एक अच्छे से दिखाई नहीं देती, लेकिन वो नज़दीक की स्थिति वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में क्या प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष है जिसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं दी जाती, तो उसको कौन सा लेंस दिया जाता है, अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम होती है, तो फ्रेंड्स उसको क्या होता है, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप, नाम उल्टा दिया गया है बीमारी से। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा उपयोग किया जाएगा, लेंस उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस में क्या प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे दूरदृष्टिता आ जाती है, तो फ्रेंड्स बहुत अधिक छोटा हो जाता है लेंस, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वर्णांधता को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, कलर ब्लाइंडनेस। फ्रेंड्स ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसमें किसी भी लेंस का उपयोग नहीं किया जा सकता। जरा दृष्टि दोष यानी प्रेसोबिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, उसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें निकट और दूर दोनों की वस्तुओं को देखने में प्रॉब्लम होती है। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, तो उसको चश्मा पहने रहना चाहिए। एक आदमी 10 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष होता है, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। एक आदमी 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है फ्रेंड्स, दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा फ्रेंड्स, आवर्धक लेंस यानी कि मैग्निफिकेंट लेंस का से चीज़ें बड़ी दिखाई देती है। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कर्णिकाओं का या जीवों को प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग करेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंबाइंड माइक्रोस्कोप का। दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, गैलीलियो के द्वारा। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे चीज़ें दिखाई देने लगती है, इसका क्या कारण है, तो फ्रेंड्स इसका क्या कारण है, आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय के लिए अनुकूलित हो जाना। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, जिसमें किसी पदार्थ के एक तल बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र से बाहर दिखाई देते हैं, तो ये कौन सी प्रॉब्लम होती है, अबिंदुकता। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो फ्रेंड्स अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होते हैं, तो आवर्धक लेंस उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने लेंस और दर्पण से रिलेटेड टोटल 50 क्वेश्चंस, जितने भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।